शुक्रिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे वह मौर्य साम्राज्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में कि मौर्य साम्राज्य से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी से, पीएससी से, जेआरएफ में, नेट में, बिहार दरोगा में और अन्य एग्जामों में से क्या पूछे गए हैं, और यह भी बात करेंगे कि क्या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर आने के पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ जान लें। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया जो पहली बार इतने ज्यादा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के रूप में वह अपने आप को स्थापित किया। मैंने बताया था, शायद आपको याद होंगे, कि मगध साम्राज्य के उदय में 4 राजवंशों की प्रमुख भूमिका रही थी। एक भूमिका थी पहला हर्यक वंश का, दूसरा शैशुनाग वंश का, तीसरा नंद वंश का और चौथा मौर्य वंश का। मौर्य वंश की स्थापना आप जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से की? तो याद रखना, चाणक्य की सहायता से की। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और कौटिल्य था। उसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इसी की सहायता से उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में सामने आया। आप जानते होंगे मौर्य वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरा जो शासक था वह प्रमुख शासक अशोक था। अशोक का ऐसे उत्तराधिकारी देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुणाल था, लेकिन इसका अंतिम शासक जरूर याद रखना। अशोक और के बाद कई शासक हुए, लेकिन इसका अंतिम शासक याद रखना बृहद्रथ। देखो याद रखना, पुराने ग्रंथों में मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, लेकिन वह बृहद्रथ ही नहीं है, वो तो बहुत पहले की बात है। यह बृहद्रथ जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और आप जानते होंगे कि बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसमें इन शासकों से प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से प्रश्न पूछे गए हैं, मौर्य साम्राज्य के समाज, अर्थव्यवस्था सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और हर एग्जाम में इस साम्राज्य चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। खासकर अशोक के अभिलेख से कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है इन चैप्टर में, जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि यह जो था वह चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। इसका अन्य नाम, जैसे यूनानी लेखक सेंडोकोटस के अनुसार इसको सेंडोकोटस कहा गया है। किसके अनुसार? इतिहासकार जस्टिन के अनुसार। और प्लूटार्क जो यूनानी लेखक था, प्लूटार्क ने इसको एंडोकोटस कहा है। जबकि एक ग्रंथ है मुद्रा रासस, नाम सुने होंगे, मुद्रा रासस विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा रासस, मुद्रा रासस। तो इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो विलियम जोन्स, जिसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, इसने सबसे पहले यह बताया कि सेंडोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। यानी सेंडोकोटस की जो नाम
जस्टिन ने संबोधित किया है उसके अनुसार सेंडोकोटस कोई और नहीं, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में एक विशाल सेना का निर्माण किया, एक सैन्य व्यवस्था को मजबूत आधार दिया, और इसके सैन्य व्यवस्था को, जो विशाल सेना है, उसको देखते हुए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का गिरोह। यह एक तरह से उसके जस्टिन की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विशाल सेना की सहायता से यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया। किसको पराजित किया? याद रखना है, यूनानी शासक, किसका नाम था उसका? सेलुकस निकेटर। तो सेलुकस निकेटर को पराजित किया, और उसके बाद यानी पराजित करके उसने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र, हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान, हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान को उसने अपने कब्जे में कर लिया, यानी सेलुकस निकेटर को दिया। इसके अलावा सेलुकस ने अपना एक दूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम मेगास्थनीज था। तो सेलुकस निकेटर का दूत का क्या नाम था? याद रखना है ना, क्या नाम था? मेगास्थनीज। और जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। हालांकि इंडिका भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परवर्ती लेखकों ने इससे जो उदाहरण पेश किया है, लिया है, उसी से हम इसके बारे में जान पाते हैं। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। अब जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अपने शासन के अंत समय में उसने जब मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंत में सत्ता को त्यागा और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। कौन धर्म को? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसने एक जैन साधु भद्रबाहु के साथ वह चला गया, कहां? सरवन बेलगोला। कहां चला गया? सरवन बेलगोला। और यहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। और यह प्राण किस विधि त्यागा? जो जैन धर्म का विधि है, जिसको क्या कहा जाता है? सन्नलेखन विधि, यानी भूखे रहकर अपने प्राण को त्याग देना। अब जानते होंगे सरवन बेलगोला में एक गोमतेश्वर की मूर्ति भी है। क्या मूर्ति है? गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसका निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिंदुसार। अगर बिंदुसार को देखोगे तो इसका शासनकाल लगभग समान तौर पर शांतिपूर्ण ही व्यतीत हुआ। हाँ, कहा जाता है किसने? बिंदुसार, जिसका अमित्रघात या अमित्रोचेटस के नाम से भी यह जाना जाता है, जिसका मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन इसका विवरण नहीं मिल पाता कि किन किन शत्रुओं का इसने नाश किया। बिंदुसार देखेगा, बिंदुसार ने लामा तारानाथ के अनुसार दक्षिण के कई राज्यों को पराजित किया था, लेकिन उसकी चर्चा हमें विस्तार से नहीं मिल पाती। बिंदुसार के समय यह जरूर हुआ था कि तक्षशिला में, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, 2 बार विद्रोह हुआ था। एक बार विद्रोह को दबाने के लिए अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, और एक बार विद्रोह दबाने के लिए अपने बेटे अशोक को भेजा। उस समय अशोक अवंती का गवर्नर था। तो याद रखना है कि अशोक शासक बनने के पहले अवंती के गवर्नर के पद पर भी रह चुका था। उसके बाद अशोक बिंदुसार के समय में एक बात महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसने अपने पिता की तरह विदेशों से संबंध को बनाए रखा, और इसके दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटालकिट्स प्रथम ने अपने राजदूत को भेजा। और इसके अलावा उसने जो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस था, उसने भी अपने दूत को भेजा। तो इस तरह से डायमेकस जो सीरिया का दूत था, उसके मार्फत बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की थी। सूखी अंजीर, अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है, तो सूखी अंजीर, शराब, और एक चीज मांगा था दार्शनिक। दार्शनिक समझते हो? फिलोसफर्स, विद्वान व्यक्ति को। लेकिन चूंकि वहां मानव व्यापार प्रतिबंधित था, इसलिए दार्शनिक को छोड़कर अन्य 2 चीजें, यानी शराब और दूसरी जो चीज है वह सूखी अंजीर, उसको भिजवाया था। यानी विदेशों से संबंध को बनाए रखने में बिंदुसार सफल रहा था। अगर बिंदुसार का और समय देखो तो बिंदुसार का समय लगभग शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ, बहुत ज्यादा उथल पुथल इसके साम्राज्य में नहीं देखा गया। उसके बाद आया अशोक। अशोक जो न केवल मौर्य वंश का बल्कि पूरे प्राचीन भारत का सबसे महान शासक माना जाता है।
तो इसने यानी बिंदुसार ने अशोक ने के बारे में कई तरह की किंवदंतियां हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर, कितने भाइयों की हत्या कर? 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था। और यह जानकारी हमें सिंहली ग्रंथ यानी श्रीलंका में लिखा गया ग्रंथ, जो बहुत बाद में लिखा गया महावंश के अनुसार में हमें जानकारी मिलती है कि इसने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया था। हालांकि इतिहासकार इन तथ्यों को बहुत सही नहीं मानते हैं। अशोक जब शासक बना तब उसका शासन की वास्तविक शुरुआत 269 ईसा पूर्व में माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि 272 जो उसका पीरियड है 272 से 232 ईसा पूर्व, तो 4 वर्ष जो है 272 से 269 के बीच में वह उत्तराधिकार का युद्ध चला था। चलो, जब अशोक शासक बना तब अशोक ने एक कई कल्याणकारी कार्यों किया, इसलिए अशोक को महान शासक के रूप में भी जाना जाता है। आप अशोक के बारे में जानते होंगे कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम सुभद्रांगी था, पत्नी का नाम बेदिश महादेवी था, तीसरा सीता था, इसके पुत्र का नाम जो था वह महेंद्र था, और तीवर एकमात्र पुत्र है जिसका अभिलेख में किया गया है, और उसकी पुत्री का नाम था संगमित्रा चारुमती का विवाह नेपाल के राजकुमार से किया गया था, और उसने अशोक ने नेपाल में एक शहर बसाया था ललित पत्तनम जो उसने नेपाल में बसाया था। और आप यह जानते होंगे कि महेंद्र और संगमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था ताकि वह बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार कर सके। तो एक तरह से आप देखोगे कि अशोक जब शासक बना तो उसका एक तो फैमिली बैकग्राउंड था, और जब शासक बना तब उसका एक विस्तृत साम्राज्य उसको मिला ही था, लेकिन वह एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में जाना जाता है, और इसलिए पुराणों में उसको चंडाशोक कहा जाता है। हालांकि अधिकांश अभिलेखों में, याद रखना है, वही कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पियदसी बताया गया है। क्या बताया गया है? देवनाम पियदसी बताया गया है। हालांकि कुछ अभिलेख जैसे कर्नाटक में जो है नेतूल, उदयगोलन और मास्की, ये सब जो अभिलेख है, एक गुर्जरा भी अभिलेख है, शायद एमपी में हुआ है, तो ये जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। अशोक अपने शासन काल में जो जन कल्याणकारी कार्य किया उसकी चर्चा उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक प्राचीन भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की। अभिलेखों को हम कई समूह बांट सकते हैं, जैसे बृहद शिलालेख जो है पहाड़ों पर जो लिखा गया उसे लेख कहलाया, जो पिलर पर लिखा गया वह स्तंभ लेख कहलाया, जो पहाड़ गुफाओं में लिखा गया उसे गुहा अभिलेख कहते हैं। तो प्रमुख रूप से यह 3 कैटेगरी अभिलेखों की है, शिलालेख, दूसरा जो हो गया वह हो गया स्तंभ लेख, और तीसरा हो गया गुहा लेख। अब शिलालेख में भी 2 है, एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। स्तंभ लेख में भी है बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। तो इस तरह से भी आप बांट सकते हो, लेकिन अशोक जो प्राचीन भारत का ही नहीं बल्कि पूरे अगर हम इतिहास में देखें, भारत के इतिहास में, तो वह पहला ऐसा शासक के रूप में उभरकर सामने आता है जिसने अभिलेख लिखवाने की परंपरा की शुरुआत की, ताकि अपनी बातों को जनता तक, अधिकारियों तक पहुंचाए, और उन अभिलेखों को उसने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करवाया। अशोक जो था उसने जो अभिलेख लिखवाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो हम कह सकते हैं वह बृहद शिलालेख है, जिसकी संख्या 14 है। 14, और इसी बृहद शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में मिलती है। याद रखना, कलिंग युद्ध के जो विवरण है वह 13वें बृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख में मिलती है। कहा जाता है कि इसी युद्ध में जो लोग मारे गए, जो लोग घायल हुए, उसको देखकर अशोक का जो हृदय था वह परिवर्तित हुआ, और उसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके पहले कलहन की राजरंगनी ऐसा मानती है कि वह पहले शैव धर्म को मानता था, और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की भी स्थापना किया था। तो अशोक जो था, अशोक ने अपने शासनकाल में
इन जो अभिलेख लिखवाए हैं उन अभिलेखों में, उन बृहत शिलालेखों में कुछ अभिलेख तो हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे एक से बृहत शिलालेख संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, ये बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 भी पूछ दिए जाते हैं लेकिन 13 ये ऐसे है इतना जो हमेशा आप एग्जाम में देखोगे पूछे जाते हैं। तो इसको आपको रट लेना चाहिए कि इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। जैसे अशोक के शिलालेख संख्या 1 में क्या है कि वह पशु बलि की निंदा करता है और कहता है कि दरबार में 2 मोर और 1 हिरण मारे जाएंगे, लेकिन वह भी बाद में बंद कर दिए जाएंगे। शिलालेख संख्या 2 में मानव और पशुओं के लिए अस्पताल खोले जाने की बात करता है। शिलालेख संख्या 3 में वह 3 अधिकारियों की बात करता है, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। शिलालेख संख्या 4 में अशोक जो है वह यह कहता है कि वह भेरी घोष ना करके अब धर्म घोष करेगा, नहीं युद्ध की जगह अब नैतिक नियमों का प्रचार करेगा। 5 में एक धर्म महामात्र की नियुक्ति की बात करता है, जो हर 5वें वर्ष में साम्राज्य का दौरा करेगी और यह देखेगी कि साम्राज्य जो धर्म के नियम है, नीतियां हैं, उसको अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं। अशोक 6 में जनता के प्रति अशोक किस तरह से हमेशा उसकी सेवा के लिए तैयार रहता है यह दिखाता है। वह प्रतिवेदक को कहता है कि मैं जहां भी रहूं जनता की सूचना, यानी वह शयन कक्ष में रहूं, वह बगीचे में रहूं, कहीं भी रहूं, हम जनता की सूचना प्रतिवेदक हमें आकर दे सकता है। शिलालेख संख्या 8 में अगर देखोगे तो ये धम्म यात्रा की शुरुआत की जानकारी मिलती है, जो अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष यानी कलिंग युद्ध के 2 वर्ष के बाद, कलिंग युद्ध 8वें वर्ष में होता है और धम्म यात्रा की शुरुआत 10वें वर्ष से होती है, तो धम्म यात्रा की शुरुआत वह करता है। और 13वां शिलालेख में आप देखोगे कि कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो अशोक का शिलालेख जो है काफी महत्वपूर्ण है। उसके गुफा लेख भी देखोगे, जो गुफा लेख गया के निकट बराबर पहाड़ी में, अभी जहानाबाद जिला के में पड़ता हुआ, तो वह आजीवक संप्रदाय के लिए वह गुफाओं का निर्माण करवाता है। आप जानते होंगे बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का मतलब संरक्षक रहा था, वही आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना मखली गोसाल ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो ठीक है, तो इस तरह से अशोक के शिलालेख जो है वह हमारे जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जहां तक रहा प्रशासन के बारे में, तो प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हमारे पास जो किताब है वह है चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र। देखो नाम जो लगता है अर्थशास्त्र, वह आर्थिक विषय वस्तु संबंधित होगा, लेकिन नहीं, वह जो संबंधित है वह राजनीति के विषय संबंधित है और राजनीति प्रशासन की जानकारियां हमें मिलती है। फिर इंडिका हो गया, उसके बाद अशोक के विभिन्न शिलालेख हो गए, अन्य लेखकों के जो विवरण है उनसे हम उसके प्रशासन के बारे में प्रमुख रूप से जान पाते हैं। आप जानते होंगे कि अशोक जो ये मौर्य साम्राज्य जो था वह केंद्रीकृत प्रशासन था और एक राजा ही सब कुछ होता था, राजा के हाथ में सारी शक्तियां होती थी। एक राज्य के 7 अंग होते थे जो कौटिल्य ने बताया, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। तो उसके बाद कई मुख्य अधिकारी होते थे, कई मंत्री होते थे, काफी जांच परख कर उसकी नियुक्ति की जाती थी, जिसको उपधा परीक्षण कहते थे। प्रमुख रूप से तीर्थ 18 तीर्थ की चर्चा मिलती है चाणक्य में उच्च अधिकारियों के रूप में। फिर कई विभागों की चर्चा मिलती है जिसके प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता था, जैसे विविता अध्यक्ष जो चारागाह प्रधान होता था, सीता अध्यक्ष जो राजकीय भूमि का प्रधान होता था, पान्य अध्यक्ष जो व्यापार वाणिज्य का प्रधान होता था, पौतवा अध्यक्ष जो मापतौल का प्रधान होता था। तो इस तरह से कई अध्यक्ष लगभग 26-27 है जिसकी चर्चा हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। तो इस तरह से हम उसके प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, फिर उसके समाज के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि 7 वर्गों में बटा हुआ था भारतीय समाज और समाज में दास वर्ग नहीं था। तो उसका अपना एक आकलन है, लेकिन हम देखेंगे अन्य स्रोतों से कि दास वर्ग थे। तो इस तरह से हम समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, किस तरह राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था और किस तरह से पहली बार मौर्य काल में एक छोटे से छोटे स्तर से भी करों की वसूली का एक नियम बनाया गया था, उस प्रथा चली थी। तो इस तरह से हम लोग मौर्य साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम लोग करेंगे और अब यह देखने का प्रयास करते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।